नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो प्रधानमंत्री का आपने लाल किले से भाषण सुना, करीब सवा घंटे का भाषण था। 7वीं बार वो भाषण दे रहे थे। पहले 6 से इस बार क्या फर्क था? मुझे तो सबसे बड़ा फर्क ये नजर आया कि प्रधानमंत्री ने सपने बेचने की कोशिश नहीं की। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री का भाषण बहुत ज्यादा व्यवहारिक, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लगा, बहुत कुछ स्वीकारने वाला लगा। जैसे प्रधानमंत्री ये स्वीकारते नजर आए कि कोरोना से वो बहुत चिंतित हैं। कोरोना ने अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और प्रधानमंत्री आश्वस्त करते देश को नजर आए कि कोरोना की जो काट है वो आत्मनिर्भर भारत में है। अब आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो यहां भी मोदी प्रैक्टिकल, व्यवहारिक नजर आए। उनकी नजर में आत्मनिर्भर भारत वैसा भारत है जो अपने पैरों पर खड़ा हो, जो किसी चीज के लिए दूसरे देश के लिए मोहताज ना हो, जिसे गिड़गिड़ाना ना पड़े, जो जरूरत के हिसाब से अपनी चीजें खरीद सके बाजार से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। ऐसा नहीं है कि मोदी का जो आत्मनिर्भर भारत है वो महात्मा गांधी वाला, स्वदेशी वाला जैसे भारत था वैसा भारत है। आत्मनिर्भर भारत उनका ऐसा भारत है जो दुनिया भर के लिए सामान बनाए। उन्होंने कहा कि मेक फॉर द वर्ल्ड। आत्मनिर्भर भारत उनके लिए ऐसा भारत है जो अपने पैरों पर तो खड़ा हो, लेकिन एफडीआई से भी जिसे परहेज ना हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। ऐसा भारत जो अपनी पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेच भी सके, जैसे एयर इंडिया, बीएसएनएल, भारत पेट्रोलियम, इन सबको बेचने की तैयारियां हो रही हैं। आत्मनिर्भर भारत ऐसा है जिसके अंदर बाहर से लोग आए, पूंजी लगाएं, उद्योग धंधे खोलें, ईज ऑफ बिजनेस हो। तो ये प्रैक्टिकल बातें उन्होंने कही। साथ ही साथ उन्होंने, चूंकि मिडिल क्लास उनसे नाराज रहता है, तो मिडिल क्लास को इस रूप में जोड़ने की कोशिश की कि आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा। जो एक उन्होंने घोषणा की कि एक पैकेज की जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, 110 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, उसका लाभ ज़्यादा फिर मिडिल क्लास को मिलेगा, ई वे का लाभ मिडिल क्लास को मिलेगा। ऐसे कहकर मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश की। लेकिन मोदी असली बात जानते हैं कि ग्रामीण भारत ने दरअसल कोरोना काल में भारत को बचाया है। ऐसे में किसानों को मुक्त करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का सामने है। अगर 2024 का दिल्ली जीतना है तो 2022 में यूपी जीतना ज़रूरी है। और उसके लिए प्रधानमंत्री की माफ कीजिएगा, 2-3 योजनाएं ही आड़े आ सकती हैं। ये योजनाएं कौन सी हैं? ये थी, उन्होंने जब कहा था कि देश जब 75वें साल आज़ादी के में आएगा तो 3-4 चीज़ें देश में हो जाएंगी, यानी 2022 तक। और 2022 में यूपी में चुनाव होने हैं। किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, सबको घर मिल जाएगा, सबको बिजली मिल जाएगी, गैस कनेक्शन सबके यहाँ हो जाएंगे, शौचालय सबके यहाँ बन जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि बिजली सारे गाँवों को मिली है, वो भी 18,000 गाँव ही बचे हुए थे। बाकी सभी क्षेत्रों में बहुत काम होना बाकी है। जहाँ तक किसानों की आय दुगनी होने का सवाल है, ये तो शायद मोदी जी भी अंदर अंदर जानते होंगे। 6,000 रुपये हर साल जो वो दे रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये प्रति किस्त के रूप में, वो भी कम पड़ने वाले हैं। आय दुगनी ऐसे इस ढंग से होने वाली नहीं है, खासतौर से इस समय जो काल चल रहा है। लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने किसानों को आश्वस्त करने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि एपीएमसी एक्ट हमने हटा दिया है, बाजार में ला के किसानों को खड़ा कर दिया, अपना सामान जिसे चाहें बेचे, आड़तियों और बिचौलियों के चंगुल से मुक्त कर दिया है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी किसान इस दुष्चक्र से बाहर नहीं आए हैं। वो अभी भी आड़तियों और बिचौलियों को ही अपना सामान बेचने के लिए मजबूर है, अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर है। दूसरी बात जो हम प्रधानमंत्री के भाषण से ले सकते हैं कि उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, लेकिन सबसे आखिरी में करीब उठाया। मोदी भी समझ गए हैं कि राम मंदिर जब बनना शुरू हो गया है तो अब उसके बाद ये कोई मुद्दा रहा नहीं है और इस मुद्दे को गरमाए रखने का कोई मतलब अब रह नहीं गया है। और इससे अब शायद वोट उस रूप में हिंदुओं का आने वाला भी नहीं है, इसलिए बहुत पीछे उन्होंने इस बात को रखा। उससे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में वो राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं। डिलिमिटेशन की बात की। डिलिमिटेशन बड़ा चालाकी भरा एक शब्द है। इसमें होगा क्या कि विधानसभा की सीटें और लोकसभा की सीटों में बदलाव आएगा जनसंख्या के हिसाब से। जम्मू के क्षेत्र में विधानसभा सीटें बढ़ेंगी, घाटी यानी कश्मीर में सीटें घटेंगी। इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा, चुनाव में फ़ायदा होगा। इसलिए डिलिमिटेशन भी बीजेपी की सरकार वहाँ करवा रही है, जिसके बाद ही चुनाव करवाए जाएंगे, ऐसा मोदी ने कह दिया।
अंत में जाते जाते चीन और पाकिस्तान को गाली देना लाजमी था, ज़रूरी था अपने ऑडियंस को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ ज़बरदस्त ढंग से मोदी ने चीन को घेरा। ऐसी उम्मीद बहुत सारे लोग कर रहे थे कि शायद मोदी ऐसा नहीं कहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, लेकिन उन्होंने चीन को LOC और LAC के बहाने चीन और पाकिस्तान को एक साथ उन्होंने लपेटने की कोशिश की। उन्होंने चीन को साफ साफ चेता दिया कि भाई सड़कें बनती रहेंगी, कुछ भी कर लीजिए। उन्होंने चीन को चेता दिया कि पड़ोसी देशों से हम भी संबंध अच्छे बनाए हुए हैं। उन्होंने कह दिया कि जो दिल से मिले हुए दोस्त हैं, जिनसे सीमा नहीं मिलती हो लेकिन दिल मिला हो, पाकिस्तान, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका से दिल मिला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से दिल मिला हुआ है, यूरोप के कुछ देशों से दिल मिला हुआ है, रूस से मिला हुआ है, तो ऐसे देशों को का गढ़, ऐसे देशों का एक समूह बनाकर वो चीन के खिलाफ अपनी कूटनीति जो है वो भी जारी रखेंगे। कुल मिलाकर 1.25 घंटे का भाषण, जिसमें मिशन कुछ ज़्यादा थे, संकल्प कुछ ज़्यादा थे, योजनाओं का जिक्र कम था। एक योजना है जिसका मैं जिक्र थोड़ी देर करना चाहूँगा, गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की। 20 साल से मैं इस योजना के बारे में सुन रहा हूँ कि अब इतने गांव में पहुँच जाएगा, अब इतने गांव में पहुँच जाएगा, और आज प्रधानमंत्री के मुंह से पता लगा कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से 1.5 लाख में ही पहुँचा है। 1 लाख ग्राम पंचायतों में अभी भी पहुँचना बाकी है, और अगले 1000 दिनों यानी करीब 3 साल में सभी के सभी 6 लाख गाँव में ऑप्टिकल फाइबर पहुँचाने की बात उन्होंने एक बार की है। ये संभव हो पाएगा, इससे कितना रोजगार मिल पाएगा, गांव वालों को कितना भला हो पाएगा, ये अभी कुछ तय नहीं, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर का विस्तार यहाँ तक, गांव तक करने की कोशिश की है, ताकि वो डिजिटाइजेशन और DBT पर ज्यादा जोर दे सके। ABP न्यूज आपको रखे आगे।